डेटा टाइप आप यूज करते हैं, वेरिएबल्स यूज करते हैं, ऑपरेटर यूज करते हैं, टाइप स्पेसिफायर यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं, कीवर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, ये सब सारा क्या है? टोकन्स है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि टोकन्स प्रोग्रामिंग करने के पहले टोकन्स जानना बहुत ही मैंडेटरी है। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हो सकता है मे बी आप लोग ना बता पाए। ठीक है, स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन है जो कुछ हो सकता है नहीं बता पाए, राइट। तो यहाँ पर मैं सपोज थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा ऑपरेटर्स के बारे में, राइट। ठीक है, आप जानते हो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, राइट। ठीक है, मैं कुछ पूछना चाहता हूं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, आपके पास आंसर है या नहीं? ठीक है, हैंड रेज कीजिएगा, उसके बाद मैं टोकन से स्टार्ट करने जा रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे मान लो सपोज फाइल न्यू, डोंट सेव। तो ध्यान देंगे, मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे 10% 4 इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे 10 mod 4, 10 mod 4, ये आप जानते हो ये मॉडुलो डिवीजन है, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मॉडुलो डिवीजन जो रिमाइंडर रिटर्न करता है, आप जानते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। 4 से जब 10 को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, राइट। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है 1000 mod 5000 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? हैंड रेज कीजिए, व्हाट विल बी आउटपुट? हैंड रेज कीजिए, व्हाट विल बी आउटपुट? कौन बताना चाहेंगे? अंकित सिंह, केवल अंकित सिंह बताएंगे। ठीक है, हाँ बताओ अंकित। सर 1000। 1000, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर इस बार मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, 10 mod -4 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, -10 mod -4 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, और फिर मेरा क्वेश्चन है -10 mod -4 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, अंकित को छोड़कर और कोई हैंड रेज कीजिए इसका आंसर देने के लिए। अंकित को छोड़कर, हाँ बताओ। युक्ता आप बताओ। चलिए मैंने आपको अनम्यूट किया, इसका आंसर बताना। 10 mod -4 का आंसर बताओ। हाँ बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए। एक मिनट, बोलिए, रिपीट कीजिए। आपका आवाज नहीं मुझे। 2, आपने 2 बोला, ठीक है। और मैं किसी से पूछना चाहूंगा इसका आंसर। रौनक आप बताइए, रौनक उसी का आंसर बोलिए, क्या 2 सही है? -2 सर, 10 mod -2। क्या आंसर सही है?
-2। बोलिए। -2 होगा सर। सर -2 होगा, -2। -2 होगा, -2 होगा। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पर, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे -10 मोड -4 है, -10 मोड -4 है, इसका कौन आंसर बताएंगे? हाँ बोलो अंकित। सर इसका ही -2 होगा। मुझे आवाज नहीं मिल रहा है, 1 मिनट, लगता है मेरा। बोलिए तो, फिर से बोलो अंकित। सर -2। अनुभव, दूसरे स्टूडेंट का आवाज मिल रहा है? अनुभव अनम्यूट किए हैं? अनुभव, हाँ सर, आवाज तो आ रहा है आपका। सर आवाज आ रहा है आपका सर। मनोज सर आवाज मिल रहा है सर? हाँ सर, आवाज मिल रहा। और जो सर आंसर दे रहा है उसका भी आवाज आ रहा है सर, सबका आवाज आ रहा है। आवाज मिल रहा है मनोज सर? यस सर, मिल रहा है। यस सर, मिल रहा, आवाज आ रहा, साउंड आ रहा। सर साउंड आ रहा है सर, सबको आ रहा है सर। लगता है सर को आवाज ही नहीं आ रहा अभी है सर। मनोज सर कुछ बोल रहे हैं तो उनका आवाज ही नहीं मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट का आवाज नहीं मिला। मनोज अनुभव सर। बोलो। हम लोग का आवाज हाँ जा रहा है सर। सर। सर नीरज सर, आवाज आ रहा है आवाज, सर। आपका आवाज आ रहा है। मनोज सर आप नीरज सर को मैसेज कर दीजिए सर, पर्सनल मैसेज कर दीजिए क्या? या कॉल करके बोल दीजिए। चलो हाँ, इसका आंसर बताइए। -10 मोड -4, आवाज मिल रहा है -2 सर? सर। हाँ सर, हाँ सर। बच्चा का आवाज नहीं इसका मिल भी रहा है। -2। -2 होगा सर। इसका -2 होगा, राइट? ठीक है, यस सर। और इसका क्या आंसर होगा 10 मोड -4? -2 सर। -2, और कोई बोलिए। -2। -2, सर तीनों का ही -2 ही होगा सर। -2 सर, ये क्वेश्चन। अरे और कोई सुधार करना चाहेगा या मैं बताऊं? सारा 2 होगा शायद।
इसका 2 होगा। आइए मैं बताना चाहता हूं रूल क्या है, वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखो, ठीक है। यहाँ पे द साइन ऑफ रिमाइंडर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिमाइंडर का साइन डिपेंड करता है फर्स्ट ऑपरेंड के साइन पे, सेकेंड ऑपरेंड के साइन से कुछ मतलब नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है, लेकिन रिमाइंडर के केस में हमेशा याद रखना द साइन ऑफ रिमाइंडर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। सेकेंड ऑपरेंड के साइन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो तो 10 mod -4, तो 10 यहां मैं एनोटेशन यूज करना चाहूंगा। 10 mod -4, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है? पहले तो रिमाइंडर 2 आएगा और फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो रिजल्ट पॉजिटिव। ये आंसर होगा सही 2। सेकेंड ऑपरेंड के साइन से कुछ मतलब नहीं है। -10 mod -4, रिमाइंडर 2 है, साइन फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है? माइनस, तो ये -2, ये सही है, ठीक है। 10 mod -4 पॉजिटिव 2 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। और यहां पर ध्यान दो, जब फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू सेकेंड ऑपरेंड से कम हो, इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑपरेंड, देन रिमाइंडर मस्ट बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। अगर फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू सेकेंड ऑपरेंड से कम हो तो रिमाइंडर हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू होता है 1000। ये हमेशा एमसीए एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आपको दे देगा 1000 mod 5000, सिंपल, क्यों नहीं? आप बताओ, अगर 10 mod 4 आप 2 बताते हो तो 4 से 10 को आप डिवाइड करते हो, राइट? 4 से 10 को डिवाइड करते हो, तो 4 से 10 को डिवाइड मैंने किया, यहां पर 8 आया और रिमाइंडर हमारा 2 आया। रिमाइंडर कब बचता है? जब अब ये डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो 2 इज द रिमाइंडर। अब कोई आपसे पूछे कि ये क्या होगा? 4 mod 10 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? तो 10 से जब आप 4 को डिवाइड करेंगे, 10 से जब 10 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 4 ही एज ए रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू सेकेंड ऑपरेंड से कम हो तो रिजल्ट हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड होता है। अब देखते हैं एक लास्ट आंसर कौन देते हैं। लास्ट आंसर कौन देते हैं? 20.5 mod 4.0, what will be output in C and C++? 0.5 sir. 0.5. 0.5? Yes sir. Yes sir. हेलो, Yes sir. 0.5 Yes sir, 0.5 होगा। तो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। अगर इंटीजर होगा क्या तो होगा? शायद 0 होगा, और फ्लोट होता है तो अगर int होता है तो 0 होगा, और फ्लोट होगा तो 0.5 होगा। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। अभी किन्हीं का आउटपुट सही नहीं है। 0.5 नहीं होगा सर। 0.5 तो होगा, लेकिन C and C++ में नहीं होगा। तो 0 होगा सर। मैं C प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूं तो C के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूंगा। ध्यान रखो, आप नहीं जानते हैं, रियल टाइप ऑपरेंड कैन नॉट बी यूज्ड विथ मॉडुलो डिवीजन। रियल टाइप ऑपरेंड्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ मॉडुलो डिवीजन। परसेंट साइन मॉडुलो डिवीजन कहा जाता है। आप रियल टाइप के ऑपरेंड को C and C++ में मोड ऑपरेटर के साथ नहीं यूज कर सकते हो, एरर देगा। C and C++ में क्या देगा? एरर देगा। जबकि जावा इसको सपोर्ट करता है, जावा में इसका आउटपुट सही आएगा। अनुभव ने सही बोला, 0.5 आएगा, लेकिन C and C++ में एरर देगा। तो आप देखिए, अभी एक छोटा सा ऑपरेटर
और मैं इतना सारा ऑपरेटर बताऊंगा कि आप उसमें हो सकता है कि नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, आइए अब मैं चलता हूं। मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि आप उतना डीप तक गए हो या नहीं। आइए अब मैं इस चीज को हटाता हूं। ठीक है, और मैं सबसे पहले इस ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब यहाँ पे हम आते हैं पीडीएफ में। मैंने सी का ओवरव्यू बता दिया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब मैं यहाँ ये सब बता दिया था आपको। हाँ, tokens. Tokens are the smallest unit that are used to develop a program. There are some tokens in C. क्या क्या tokens है? देखिए यहाँ पे कैरेक्टर सेट है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, डेटा टाइप है, कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, एस्केप सीक्वेंस है, टाइप स्पेसिफायर या इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, कमेंट है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे कैरेक्टर सेट से। राइट, मैं बता देना चाहता हूं 3 तरह का कैरेक्टर सेट होता है। एक अल्फाबेट होता है, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z। राइट, डिजिट का रेंज होता है 0 से लेकर 9 तक, आप जानते हो। और स्पेशल कैरेक्टर भी जानते हो आप, डॉलर होता है, कैरेट होता है, टिल्ड साइन होता है। ये सब बताने का कोई जरूरत नहीं है। डबल कोट होता है, सिंगल कोट होता है, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, राइट एंगुलर ब्रैकेट, ये सब स्पेशल कैरेक्टर होता है। और आप जानते हैं कि हर कैरेक्टर का आस्की वैल्यू होता है। आस्की वैल्यू कहने का मतलब इंटीजर वैल्यू। कैपिटल A to Z का आस्की वैल्यू क्या होता है? 65 से लेकर 90 तक, जो आगे प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करेंगे। अगर अपर अल्फाबेट A का आस्की वैल्यू 65 है तो कैपिटल B का 66 होगा, कैपिटल C का 67 होगा। यानी कैपिटल A to Z का आस्की वैल्यू 65 से लेकर 90 तक होता है। राइट, स्मॉल A to Z का आस्की वैल्यू 97 से लेकर 122 तक होता है। बस तुम ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। केवल कैपिटल A का याद रखो 65 और 25 ऐड कर दो। 65 में 25 ऐड कर दो, 90 हो जाएगा। स्मॉल A का आस्की वैल्यू याद रखो 97 और 25 उसमें ऐड कर दो, 122 होगा। राइट, 0 to 9 का आस्की वैल्यू होता है 48 से लेकर 57, 48 से लेकर होता है 57। राइट, ठीक है, तो 48 से लेकर 57 होता है, तो 0 का आस्की वैल्यू हमेशा याद रखो 48 और इसमें 9 ऐड कर दो। ठीक है, 57। और स्पेशल कैरेक्टर का रेंज का कोई, स्पेशल कैरेक्टर का आस्की वैल्यू का कोई रेंज नहीं है। राइट, ठीक है, आस्की का फुल फॉर्म आप कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पढ़े होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब प्रश्न उठता है कि कांस्टेंट क्या होता है? प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो उसका वैल्यू चेंज नहीं किया जा सकता है। राइट, कांस्टेंट को हम लिटरल के नाम से जानते हैं, कांस्टेंट को लिटरल के भी नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज लिटरल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। 3 तरह का कांस्टेंट होता है। देखो तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लाइक numeric constant can be classified into 2 parts. One part is called integer constant, second part is called real constant, या उसको क्या बोलोगे? float constant बोलोगे। फ्लोट, ठीक है, 10, 20, 500 ये सब इंटीजर वैल्यू है। राइट, ये सब कांस्टेंट है। रियल टाइप में जो वैल्यू होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है 10.5, 18.456 etc। कैरेक्टर कांस्टेंट,
कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इट represents only one character. It represents only one character that is enclosed within single quote. It represents only one character that is enclosed within single quote. अल्फा कोई भी कैरेक्टर सेट का कोई भी सिंगल कैरेक्टर, चाहे किसी भी टाइप का कैरेक्टर सेट क्यों ना हो, चाहे वो डिजिट हो या स्पेशल कैरेक्टर हो या अल्फाबेट हो, वो हमेशा एक कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा याद रखना सिंगल कोट के अंदर इंक्लोज होता है। डॉलर को मैंने सिंगल कोट से इंक्लोज किया है, 1 को मैंने सिंगल कोट से इंक्लोज किया है, कैपिटल ए को मैंने सिंगल कोट से इंक्लोज किया है, etc, राइट। अब है स्ट्रिंग कांस्टेंट। कहा जाता है स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। A string is a collection of character that must be enclosed within double quote. ये डबल कोट से इंक्लोज होता है, ठीक है। और आप जानते हो कि स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या मोर कैरेक्टर भी हो सकता है। A string is a collection of 0 या 1 या मोर कैरेक्टर्स, but it must be enclosed with the help of double quote. और एक चीज हमेशा याद रखना होगा कि C and C++ में स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। स्ट्रिंग must be terminated with null character. नल कैरेक्टर देखो यहाँ पे \0, जो मैं आगे बताऊंगा, ये एस्केप सीक्वेंस है। \0 ये नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हो कि ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग किससे टर्मिनेट करेगा? नल से। ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के लास्ट में क्या चला जाएगा? नल चला जाएगा। नल इंडिकेट करता है एंडिंग ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का कैरेक्टर लास्ट हो चुका है। जैसे एग्जांपल में देखो COC डबल कोट से इंक्लोज है, COC \0, C के बाद अब कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा? नल होगा। जब स्ट्रिंग हैंडलिंग का प्रोग्राम्स पढ़ोगे तो इसको हम लोग यूज करना होगा। जैसे डॉलर, एक कैरेक्टर को आपने डबल कोट में लिखा है, राइट, तो डॉलर यहाँ पर \, क्या है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर क्या होगा? नल होगा। डबल कोट, केवल 2 डबल कोट है, इसके बीच में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है। इसका मेमोरी लोकेशन क्या होगा? \0 होगा, \0 होगा, राइट, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब आइए कांस्टेंट और वेरिएबल। आप जानते हो कि कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, वेरिएबल क्या होता है? उसका वैल्यू चेंज होता है। वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज होता है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का काम क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करना, राइट। वेरिएबल का प्रोग्रामिंग में क्या यूज है? वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं टेम्पोररी वे में, राइट, ठीक है। जब तक प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक उस वेरिएबल का लाइफ टाइम है। उस वेरिएबल में वैल्यू को तुम क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। तो तुम कह सकते हो कि वेरिएबल एक प्रकार का मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज है, जिसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वेरिएबल इज ए स्टोरेज व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और किसी भी वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करना डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डेटा टाइप पे। जिस टाइप का तुम वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, जिस टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसी टाइप का कांस्टेंट वैल्यू स्टोर होगा। अगर हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाए हैं तो इंटीजर टाइप के वैल्यू रखोगे। अगर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाए हो तो कैरेक्टर टाइप का वैल्यू रखोगे। अगर फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाए हो तो फ्लोट टाइप का वैल्यू रखोगे। तो क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ए स्टोरेज, ऑब्लिक साइन फिर दे देना, यहाँ ऑब्लिक साइन होगा, या मेमोरी लोकेशन which is used to hold constant value according to the specified data type। जिस तरह का डेटा टाइप यूज किया गया है
उस तरह का वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू स्टोर होगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है। तुम ही बताओ, एग्जांपल में देखिए आप, a इक्वल टू 10 है तो क्या a इक्वल टू 20 नहीं हो सकता है? ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़े हो वेरिएबल और कांस्टेंट। ये वेरिएबल कहलाएगा और 10 तुम्हारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। कांस्टेंट। b इक्वल टू 10.5 है तो b हमारा वेरिएबल कहलाएगा, 10.5 कांस्टेंट कहलाएगा। नेम इक्वल टू यहाँ डबल कोट में संजीव है, संजीव यहाँ कांस्टेंट कहलाएगा, नेम यहाँ वेरिएबल कहलाएगा। तो a b नेम ch यहाँ पर क्या होगा? दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। और 10 10.5 संजीव और b यहाँ पर क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है। अब दो तरह का वेरिएबल होता है, राइट? टाइप्स ऑफ वेरिएबल, दो तरह का वेरिएबल होता है और ये हमेशा इंटरव्यू में पूछता है, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछता है। एक लोकल वेरिएबल होता है और एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, राइट? ठीक है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, नाम से पता चलता है, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कमांड चलेगा, ठीक है, पूरे देश में, और स्टेट लेवल है तो स्टेट के अंदर ही। तो लोकल वेरिएबल उसी तरह से है। लोकल वेरिएबल लोकल एक्सेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब वेरिएबल तुम लोकली डिक्लेयर करोगे तो लोकली एक्सेस होगा। कहने का मतलब कि लोकल वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़े होंगे हो सकता है प्रोग्रामिंग तो बता सकते हैं, जैसे मैं वैसे बता देता हूं। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे। सी का एक वॉइड मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर कोडिंग करते हैं। मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। या आगे आप यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन चैप्टर में आप अपना फंक्शन बनाने के लिए सीखोगे। जब अपना फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। उस वेरिएबल को जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, आउटसाइड फंक्शन एक्सेस नहीं होगा। वैसा वेरिएबल जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ रहता है वो लोकल वेरिएबल कहलाता है और वो उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, आउटसाइड फंक्शन एक्सेस नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, पढ़िए। दोज वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन फंक्शन called local variable. It provides local accessibility. It means it can accessed within function. So we can say that it cannot be accessed outside function. Right? Global variable, जब आप अपने प्रोग्राम में, ध्यान दो, जब आप अपने प्रोग्राम में जब फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो आप अपने प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन बनाओगे। ठीक है, जब तुम मार्कशीट, किसी स्टूडेंट का मार्कशीट बना रहे हो तो इनपुट करने का एक अलग फंक्शन रखोगे, टोटल मार्क्स निकालने का एक अलग फंक्शन रखोगे, परसेंटेज मार्क्स निकालने का एक अलग फंक्शन रखोगे, ग्रेडिंग निकालने का एक अलग अलग फंक्शन रखोगे। तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स का जरूरत पड़ेगा, कुछ ऐसे वेरिएबल्स आपको नीड्स होंगे जो मोर देन वन फंक्शन में एक्सेस हो। वैसा एक वेरिएबल जो मोर देन वन फंक्शन में एक्सेस करना है तो उसको लोकली नहीं बनाना होगा। वो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा, ग्लोबली बनाना होगा। ठीक है, तो वैसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर होता है, आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल क्या प्रोवाइड करेगा? ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी कहने का मतलब कि वो मोर देन वन फंक्शन में एक्सेस होगा और वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस हो सकता है। वैसा वेरिएबल जो ग्लोबल है उसको पूरे प्रोग्राम में तुम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। वही चीज लिखा हुआ है, पढ़िए। दोज वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड फंक्शन कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, इट प्रोवाइड्स ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। इट मीन्स it can be accessed within function and outside function. ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेस होगा और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस होगा, यानी कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं।
मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया है, जो सोर्स कोड में मैं आगे बताऊंगा। हो सकता है कि कुछ लोग सोर्स कोड जान रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी जान रहे होंगे, डज नॉट मैटर। देखो तो ये void मेन, मान लो कि ये मेन फंक्शन मैं आगे बताऊंगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा। ये मेन फंक्शन के अंदर इस स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस के अंदर लिया गया है, इस स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस के अंदर वेरिएबल लिया गया है, बनाया गया है int b इक्वल टू 20, राइट। तो इस b को तुम इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हो, इस b को आप इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल कहलाएगा, ये आपका लोकल वेरिएबल कहलाएगा। अब एक दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, देखिए तो आगे आप फंक्शन पढ़ोगे, एबीसी एक फंक्शन मैंने बनाया है। मैं यहाँ पर ए को एक्सेस किया, ए को एक्सेस किया, और एक देखो ग्लोबल वेरिएबल क्या बोले थे कि किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होता है। देखो यहाँ पे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हुआ है, ये न मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, न एबीसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, ठीक है। अब इस ए को आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए तो ए को मैंने प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर भी एक्सेस किया है, मेन फंक्शन में भी मैंने ए को एक्सेस किया है, राइट, और एबीसी में भी मैंने ए को एक्सेस किया। लेकिन क्या बी को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, ये बी को आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि बी का स्कोप लिमिट है, ये इसी मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, एरर, एरर बिकॉज लोकल वेरिएबल। हाँ कुछ बोल रही हैं, बोलिए। हम यूज ना करके फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा, आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। सर void main में हम void abc फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, अगर मतलब क्यों नहीं कर सकते? हम कॉल करेंगे। अब इस एबीसी फंक्शन को, किसी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट होता है जब मेन में इसको कॉल करते हैं, इसको कॉल करेंगे तभी ना इसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। तो कॉल करने से क्या होगा, कॉल करने से ऐसा थोड़ी होगा कि लोकल वेरिएबल को हम इसके अंदर एक्सेस कर लेंगे। ये अभी प्रोग्राम थोड़ी बनाया हुआ है, अभी तो मैं केवल दिखाया हूं ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। आई बात समझ में? अब ये तो आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब मेन में इसको कॉल करेंगे, जब तक कॉल नहीं करेंगे इसका फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। चलिए, तो ये था लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटर है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये अगर सी का ऑपरेटर क्लियर हो गया तो C++, जावा, C#, .NET में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सारा ऑपरेटर C++, जावा में सपोर्ट करता है, सी का सारा ऑपरेटर। और देखिए कितना ऑपरेटर्स है यहाँ पे, ये तो नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, लेकिन इतना सारा ऑपरेटर पढ़ना है हम लोग को। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। इतना सारा ऑपरेटर मुझे पढ़ना है, ठीक है। और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ईटीसी, है ना ये तीनों। और इसका तीनों पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, जो मैंने पहले आपको पूछा है। देखिए देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और नोट में तीनों पॉइंट